स्वागत है आप सभी लोगों का आदर्श की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की विज्ञान, कक्षा 8वीं की विज्ञान विषय को पढ़ेंगे और उसके अंदर जो आपका चैप्टर आता है पहला, फसल उत्पादन एवं उनका भंडारण बोल दो, चाहे आप उनको किस तरह बचाव बोल सकते हैं, उन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि जो फसलें हैं उनका आपके लाइफ के अंदर किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल है और ये जो फसलें आपकी किस तरह से काम में आती है, वो सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं ये फसलें आपके लिए ज़रूरी क्यों हैं। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपके लिए पहले ही क्लियर कर दूँ, जो फसलें होती है उन फसलों के द्वारा आपको भोजन की प्राप्ति होती है और ये भोजन आपके शरीर में ऊर्जा को उत्पादित करता है, या आपके शरीर में जो ऊर्जा होती है उसको बनाता है और उसी ऊर्जा के द्वारा आप आपके शरीर के लिए शक्ति या कार्य क्षमता का निर्माण करते हैं। इस चीज को ध्यान से देखना, ऊर्जा के द्वारा आपके शरीर में कार्य क्षमता बनती है और उसी कार्य क्षमता के द्वारा आप विभिन्न कार्यों को पूरा कर पाते हो। देखिए, आपके शरीर के अंदर अलग अलग अंग जुड़े हुए हैं। एक एग्जांपल देके बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को। जैसे आपका हाथ हो गया, आपका सर, अंगुलियां, पैर, ये सारे एक दूसरे से देखो जॉइंट के थ्रू जुड़े हुए होते हैं और सभी कुछ ना कुछ अपना कार्य करते हैं और इन सभी को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए और ये ऊर्जा किसके थ्रू आपको मिलती है? भोजन के थ्रू। इनका जो मेन सोर्स होता है वो आपके शरीर में जाने वाला भोजन होता है। भोजन विभिन्न अवयवों का घटक होता है, यानी कि सभी को साथ में लिए हुए होता है। देखिए, मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगा आपको कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, लवण, इस तरह के कुछ अवयव होते हैं भोजन के, जो भोजन के अंदर पाए जाते हैं और आपके शरीर में ये सब लोग जाकर के क्या करते हैं? शरीर को कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं और ऊर्जा आपके शरीर के अंदर कार्य शक्ति में बदल जाती है और आपके शरीर को काम करने की जो क्षमता होती है वो प्रदान करती है। तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले कि ये जो ऊर्जा होती है वो किसके थ्रू आपके तक आती है। आप लोग भोजन करते हो और भोजन का निर्माण होता है फसल के द्वारा। भोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? फसलों के द्वारा। और फसलें आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। हम इस पार्ट में पढ़ेंगे खरीफ की फसल और रबी की फसल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? खरीफ की फसल और रबी की फसल के बारे में। दो तरह की फसलें आपकी इस चैप्टर में दी हुई है, इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। खरीफ की फसल क्या होती है और रबी की फसल क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोग बोर्ड के ऊपर देखिए, जो खरीफ की फसल है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये जो फसल होती है खरीफ की, इसको बोया जाता है वर्षा ऋतु में। कौन सी ऋतु में इसको बोया जाता है? इसे बोया जाता है वर्षा ऋतु में। और आप सभी लोग ये भी जानते हो ये वर्षा ऋतु कौन सी है। नीचे देखिए, इसमें मैंने लिखा हुआ है जून से लेकर के सितंबर तक इस फसल को बोया जाता है और फिर इसको कटाई करके मानव के उपयोग हेतु इनको बेच दिया जाता है। ठीक है। खरीफ की फसल आपके लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर विभिन्न प्रकार की फसलों को सम्मिलित किया गया है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। ये सब जो फसलें हैं वो आपके जो डेली यूज के अंदर आने वाली फसलें हैं और आप इन सभी का यूज करके अपने लिए क्या कर लेते हो भाई? ऊर्जा का निर्माण करते हो। आपके एग्जाम में पूछा जाता है खरीफ की फसलें कौन सी होती है, तो आप वहां पर क्या डेफिनेशन लिखोगे? चलिए मैं आपको इसकी परिभाषा बना करके बताता हूं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है भाई कि खरीफ की फसल क्या है, उदाहरण देकर के समझाइए। तो चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं। वह फसल जिसको वर्षा ऋतु में बोया जाए उसको खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे कौन कौन सी फसलें हैं मैंने यहाँ पर बताया है। जैसे यहाँ पर होगी आपकी धान, मक्का, सोयाबीन
आप 3 ही याद रख लो ताकि आपके आसानी रहे। आदि, ये सारी फसलें खरीफ की फसलें होती हैं और इनका उपयोग आप क्या कहाँ करते हो, वर्षा ऋतु में उगा करके आपके डेली यूज के अंदर आने वाली फसलें है, जिसमें धान और जो मक्का है वो सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। मक्के के अंदर आपको विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो आपके शरीर में जाकर के रोगों से लड़ने की भी क्षमता को प्रदान करते हैं और आपका शरीर रोगों से लड़ पाता है। कुछ एंटी एजेंट्स भी होते हैं धान की फसलों में भी, ये भी शरीर में जाकर के विभिन्न तरह के रोगों से लड़ने की आपको क्षमता प्रदान करते हैं। ये फसलें ना विभिन्न तरह के आपके शरीर में ऊर्जाओं को निर्मित करने तथा विभिन्न रोगों से लड़ने की भी आपके शरीर को क्षमता प्रदान करती हैं। कुछ ऐसी फसलें भी होती हैं, कुछ ऐसी फसलें भी होती हैं जो क्या करती है, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधकता को बढ़ा देती है, प्रतिरोधकता को बढ़ा देती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, ये रोग प्रतिरोधकता क्या है? देखिए, ये नाम तो सब जानते हो, रोग और प्रतिरोधकता क्या है? उनसे लड़ना। शरीर के अंदर जब कोई बैक्टीरिया या कोई जीवाणु प्रविष्ट हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, शरीर में रोग पैदा कर देता है। जैसे लैक्टोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, आपके शरीर में जाकर के रोग बनाता है। और जब ये शरीर में इस तरह से चला जाता है ना, तो इसके छोटे छोटे रेप्लिका होती है, वो शरीर के अंदर बनना शुरू हो जाती है। इस तरह से छोटी छोटी रेप्लिका ही बन जाती है, यानी कि प्रतियां बन जाती हैं। और शरीर क्या करता है, इन्हीं फसलों के अंदर से उपस्थित एंटी एजेंट्स के द्वारा क्या करता है, एक रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये एंटीबॉडी क्या करता है, आपके शरीर के अंदर इन रोगों से वो इन रोगाणुओं को नष्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होते हैं, ये रोगाणु मर जाते हैं और आपके शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होने से पहले ही ये नष्ट होकर के आपके शरीर को ये जो एंटीबॉडी होते हैं वो सुरक्षित रख लेते हैं। तो इस तरह आपकी जो फसलें होती है ना, वो शरीर की सुरक्षा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आगे आपकी आती है यहाँ पर ये रबी की फसल कौन कौन सी होती है, इनको कब बोया जाता है और इसकी परिभाषा क्या है, तो हम चर्चा कर लेते हैं। वे फसलें, ध्यान देना बोर्ड के ऊपर, वह फसल जिसको सर्द ऋतु में या सर्दियों में बोया जाए उसको रबी की फसल कहा जाता है। अब सर्दियां कब पड़ती है, आप सब लोग जानते हो, अक्टूबर से। कब बोया जाएगा इनको, अक्टूबर से मार्च तक, मध्य मार्च तक इन फसलों को बोया जाता है। और इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती है भाई, सर्दी की फसलें सब लोग जानते हो, गेहूं, चना, मटर, इन सबको बोया जाएगा। गेहूं, चना, मटर, ये सारी की सारी सब्जियां कब बोई जाती हैं, मार्च, अक्टूबर से लेकर के मार्च माह तक इनको बोया जाता है और इनका उत्पादन किया जाता है। ये सब भी आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। चना होता है, चना आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे काम करने की आपको क्षमता मिलती है। इस तरह क्या होगा कि ये जो फसलें होती है वो आपके शरीर में जाकर के विभिन्न अवयवों की पूर्ति करती है और आपको शरीर को कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करती है। अब इन फसलों को बोने के लिए विभिन्न तरह की कृषि पद्धतियाँ काम में ली जाती है। सबसे पहले सवाल आता है कि कृषि पद्धति किसे कहते हैं, क्या होती है। देखिए, मैं एक चीज़ परिभाषा इसकी जो है वो पहले ही क्लियर कर दूं। वह क्रियाएं जिनके द्वारा आप फसल उगाने का कार्य करते हैं वे कृषि पद्धतियां कहलाती हैं। वह क्रियाएं जिनके द्वारा फसल उगाने का कार्य किया जाए, फसलों को उगाने का कार्य किया जाए उसे क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहा जाता है। इन पद्धतियों में विभिन्न तरह की अलग अलग क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। ये सारी आपस में मिलकर के क्या कहलाती हैं, कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। ये परिभाषा एकदम इजी, आप आसानी से याद भी कर सकते हो। वो क्रियाएं जिनके द्वारा फसलों को उगाते हैं वे कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। जिसमें नंबर 1 पर आता है मिट्टी तैयार करना। क्या करना, नंबर 1 मिट्टी। देखिए, मिट्टी तैयार करना,
देखिए एक बात मैं आप पर क्लियर करना चाहूँगा कि जो मिट्टी होती है ना वो फसलों के लिए अपना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल देती हैं। मिट्टी क्या करती हैं, फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और इसी मिट्टी की सहायता से आप क्या कर पाते हो, फसलों की जो वृद्धि होती है उसके ग्रोथ रेट को बढ़ा पाते हो। मिट्टी अगर अच्छी नहीं होगी, वो सही नहीं होगी, अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो जो फसलों की वृद्धि होती है ना वो धीरे धीरे रुक जाती है। तो मिट्टी को पहले पोला करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। पोले का अर्थ क्या होता है, मिट्टी को क्या किया जाता है, एकदम नरम किया जाता है। याद रखना, मिट्टी को नरम किया जाता है और नरम मिट्टी में क्या होती है, एक तो फसलों की जड़ें परिवर्धन करती हैं तेज़ी से। जितनी ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी होगी ना, फसलों की जड़ें उतनी आगे बढ़ पाती है और इतनी मजबूत होती है। अगर मिट्टी हार्ड रहेगी, कठोर रह गई तो क्या होगा, कठोर मिट्टी में मिट्टी की जड़ें आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और अपना जो परिवर्धन है ना वो तेज़ी से नहीं कर पाती हैं। तो मिट्टी को फसल उगाने से पहले तैयार करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। विभिन्न यंत्रों को काम में लिया जाता है और वो यंत्र क्या करते हैं, मिट्टी को अंदर तक खोद करके नीचे से सॉफ्ट जो मिट्टी होती है, सॉफ्ट मिट्टी की जो लेयर होती है वो उसको ऊपर ले आती है, जिससे क्या होता है, ये मिट्टी आसानी से तैयार होकर के नरम हो जाती है। और जब उस नरम मिट्टी में इन फसलों के बीजों को बोया जाता है तो उससे क्या होता है, उनका जो परिवर्धन होता है वो तेज़ी से होता है, वो मिट्टी का परिवर्धन बढ़ जाता है। इसीलिए फसलों की वृद्धि में मिट्टी अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाती है और मिट्टी को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा समय देना चाहिए और उनको ध्यान से उन सभी कार्यों को करना चाहिए ताकि जो फसलें हैं उनका उत्पादन धीरे धीरे बढ़ सके। अब नंबर 2 के ऊपर आपका पॉइंट आता है बुआई। बुआई करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, पहले तो वो ध्यान रखो, एक तो उन पादपों के मध्य में उचित दूरी का होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर दूरी को आप सही से नहीं रखते हो तो उससे क्या होता है कि जब भी आप फसलों को बिना किसी वैज्ञानिक मेथड के, बिना किसी सही तरीके से बो देते हो ना, तो उस मिट्टी के अंदर वो जो फसलों के बीज होते हैं ना वो अपना परिवर्धन सही से नहीं कर पाते हैं। प्रस्फुटन जिसे हम कहते हैं, अंकुरीकरण, यानी कि बीजों के फटने के बाद में एक नवीन अंकुर प्लांट का निर्माण होता है, पादप का निर्माण होता है। वो पादप क्या करता है, धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को परिवर्तित करके नीचे की ओर जड़ें और ऊपरी भाग में फूल, पुष्प और फल का निर्माण करता है। अगर आप बीजों को बुआई सही ढंग से नहीं करोगे तो उनकी जो प्रस्फुटन विधि है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, विभिन्न वैज्ञानिकों के थ्रू आपको मेथड्स यानी कि विधियाँ बताई गई हैं उनका ध्यान रखना चाहिए और उन्हीं के आधार पर फसलों की बुआई करनी चाहिए। बुआई में विभिन्न कृषि यंत्रों को जब आप काम में लेते हो, उन कृषि यंत्र को क्या करना चाहिए, निर्जलीकृत करना चाहिए ताकि क्या हो, उनके ऊपर कोई भी अगर बैक्टीरिया रह गया है तो वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाए और बीज के साथ वो मिट्टी में जाकर के उन बीजों को कोई हानि न पहुंचाए। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उनको आपको, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, उनको सैनिटाइज करना या उनको निर्जलीकृत करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि मिट्टी के अंदर वो बैक्टीरिया जाकर के फसलों में रोग ना पैदा कर पाए। उन यंत्रों को साफ रखना चाहिए, उन्हीं को अच्छी तरह से काम में लेकर के वापस धो करके ही या वापस उनको निर्जलीकृत करके ही रख देना चाहिए ताकि अगली बार जब उन्हें काम में लिया जाए तो वो स्वस्थ रहें। तो इसके बाद में आपका आता है अगला पॉइंट, खाद एवं उर्वरक। देखिए फसलों के लिए खाद और उर्वरक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला इसका रीजन ये है कि जो खादें होती हैं वो मिट्टी के अंदर जाकर के फसलों को उर्वरकता को परिवर्तित कर देती है, बढ़ा देती है। दूसरा, उनको जो अपनी ग्रोथ रेट होती है उनको इंप्रूव करने की एक क्षमता जो होती है वो कैपेसिटी उनको प्रदान करती है। खादें क्या करती हैं, मिट्टी के अंदर जाकर के फसलों को आवश्यक तत्वों की पूर्ति होती है वो भी करती हैं। विभिन्न प्रकार के जैसे नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं उनको भी उनके शरीर में सरल अणुओं में तोड़ने में उनकी हेल्प करती है। हम इसको इस तरह से चर्चा कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आप चीज़ों को ध्यान से समझना ताकि आपके ध्यान में रहे। जो खाद होती है वो मिट्टी के थ्रू फसलें अपनी जड़ों के द्वारा ग्रहण करती हैं। खाद मिट्टी के थ्रू फसलों की जड़ों द्वारा पादप शरीर में प्रविष्ट होती हैं, पादप शरीर में प्रविष्ट होती हैं। ठीक है, जब ये शरीर में चली जाती हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिए, शरीर में जाने के बाद फसलों की वृद्धि दर
फसलों की वृद्धि दर को बढ़ा देती हैं। और ये जो फसलें होती है ना, देखिए मैं यहाँ पर बता दूं, जैसे धान हो गया, मक्का हो गई, सोयाबीन हो गई, इनकी जो वृद्धि होती है, इनकी जो पैदावार होती है वो बढ़ जाती है। और जो खाद और उर्वरक है वो उनको रोगों से लड़ने के लिए, मिट्टी के अंदर जो रोगाणु होते हैं उनसे लड़ने के लिए भी उनको परिपक्व कर देते हैं, जिससे फसलें खुद को इनसे प्रोटेक्ट रखने में काफ़ी ज़्यादा जो फायदा होता है फसलों को मिलता है। फिर आपका आता है सिंचाई का। आप सब लोग जानते हो पानी की ज़रूरत सभी जीवों से लेकर के फसलों तक को होती है, और जो पानी होता है वो फसलों की वृद्धि में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, अब या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए जब सिंचाई आप करते हो, आप फसलों को पानी देते हो, तो वो पानी क्या करता है, फसलों को पानी शरीर में जाकर के उनकी वृद्धि करने में और उत्पाद, याद ये ध्यान रखना, उत्पाद की क्वालिटी भी, उत्पाद की गुण बोल दो, आप क्वालिटी बोल दो, वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। जितना अच्छा पानी होता है, फसलों के जो उत्पाद होते हैं जो उनकी लगते हैं उनकी क्वालिटी उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहती है। जितना ज़्यादा अच्छा पानी होगा वो फसलें उतनी ही ज़्यादा अच्छे उत्पाद को निर्मित कर पाती है। और अगर पानी की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है तो उससे एक बेनिफिट, एक नुकसान तो ये होता है कि उत्पाद का जो गुण होता है ना वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। देखिए फसलें मानव के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और मानव के जीवन में ऊर्जा का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर फसलों की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे घट जाती है तो उससे एक नुकसान तो ये होगा कि मानव के शरीर में भी वो अपना उतना ही ज़्यादा नुकसान करती हैं। और जो फसलें अगर अच्छी क्वालिटी की होगी और जो उत्पाद होंगे वो भी उच्च गुण वाले होंगे तो मानव शरीर में वृद्धि करने में भी काफ़ी ज़्यादा वो अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। फिर देखिए खरपतवार। खरपतवार एक ऐसी समस्या है जो फसलों को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाती है। तो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है खरपतवार किसे कहते हैं, तो ध्यान देना इसके ऊपर, खरपतवार किसे कहते हैं, ध्यान देना। खरपतवार क्या है, देखिए फसलों के साथ उगने वाले, फसलों के साथ उगने वाले अनावश्यक पादपों को खरपतवार कहा जाता है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ये 1 नंबर की, ये 2 नंबर की परिभाषा आपको पूछ ली जाती है। खरपतवार किसे कहते हैं, तो खरपतवार क्या होगा, फसलों के साथ उगने वाले अनावश्यक पादपों को खरपतवार कहा जाता है। क्या होंगे, अनावश्यक पादप खरपतवार कहलाते हैं। अनावश्यक पादप कौन से होते हैं, देखिए जब खेतों के अंदर फसलें बोई जाती है तो वहाँ पर कुछ ऐसी जंगली किस्में होती हैं, छोटी छोटी, वो फसलें लग जाती हैं और वो फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ये नुकसान कैसे करती है, इस चीज़ को समझने की परिभाषा अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। इस वीडियो में से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में आप जब इनको पढ़ो तो आपकी कोई दिक्कत ना हो, आपको आसानी से मिल जाए। तो ये होगी खरपतवार की परिभाषा। अब देखिए ये नुकसान किस तरह करती है उस चीज़ को आप समझना। खरपतवार काफ़ी हानिकारक हो जाती है अगर ज़्यादा मात्रा में खेत के अंदर उग जाती है तो, इसीलिए इनसे बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जैसे ही फसलें बोई जाती है, ये उगती हैं, तो इनको निकाल करके फेंक देना चाहिए ताकि आपकी फसलों को कोई दिक्कत ना करे। तो देखिए खरपतवार क्या करेगी, खरपतवार जब उगती है तो ये मिट्टी से आवश्यक तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं, आवश्यक तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं। और जब ये अवशोषित कर लेगी उनको तो क्या होगा, जो फसलों के लिए ज़रूरी यौगिक थे ना वो ये खरपतवार ग्रहण कर लेती है और वो फसलों को मिल नहीं पाते हैं। और अगर वो फसलों को नहीं मिल पाएंगे तो फसलों की जो वृद्धि दर है वो धीरे धीरे घट जाती है। इस तरह ये क्या करते हैं, अपनी जड़ों के द्वारा विभिन्न यौगिकों का, विभिन्न तत्वों का स्वयं अवशोषण कर लेते हैं और फसलें इनके अभाव में धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होकर के नष्ट होने के कगार पर चली जाती है। तो इस तरह ये जो खरपतवार है वो फसलों को नुकसान पहुँचाती है।
अब इनसे बचने का सबसे बेटर तरीका क्या होता है कि इन खरपतवारों जैसे ये उगती हैं फसलों के साथ में इनको निकाल करके फेंक देना चाहिए, ताकि ये और ज़्यादा नुकसान है वो उन फसलों को ना पहुंचा पाए। इसीलिए जो खरपतवार है वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। अब देखिए आखिर में आता है भंडारण। जब ये इन सभी क्रियाओं को हम पूरा कर लेते हैं तो पूरा करने के बाद में अगर फसलों का उत्पादन अच्छा सा हो जाए, वो जो फसलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्पादित हो जाती हैं, उनके जो उत्पाद होते हैं वो भी अगर निकल जाते हैं तो उसके पश्चात क्या काम किया जाता है, उनसे निकलने वाले उत्पादों का भंडारण किया जाता है। भंडारण का अर्थ क्या होता है, देखिए भाई भंडारण का अर्थ है, भंडारण का, ध्यान देना इस चीज के ऊपर, भंडारण का अर्थ है एकत्रित या स्टॉक करना। देखिए ये आपका आखिरी पॉइंट होगा, यहाँ पर मैं पहले ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर आखिरी पॉइंट है भंडारण वाला, एकत्रित करना या स्टॉक करके रखना। ये भंडारण असल में करता क्या है भाई, देखिए जब फसलें उगा दी जाती हैं, उगने के बाद में उनसे जो अनाज इकट्ठा होता है उस अनाज को एक जगह पर स्टोर किया जाता है। जहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है वो उसका भंडारण कहलाती है। ठीक है, स्टोर करने से क्या होगा कि जितने भी उत्पाद आपने उगाए हैं, जो फसलें आपने लगाई है, जो उससे उत्पाद आपके पास निकल करके आया है, उसको एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद में उसका क्या किया जाता है, मार्केट में उसको बेचा जाता है और फिर क्या होता है वो आप तक घर घर में वो पहुंचता है अनाज। अगर किसान इसका भंडारण सही ढंग से नहीं करेंगे तो फसलों को नुकसान हो जाता है और जो उतना उत्पाद होना चाहिए उतना हो नहीं पाता। अतः भंडारण की क्रिया भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। भंडारित किए गए अनाज के अंदर भी विभिन्न प्रकार के जो कीड़े होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, वो अपना उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, वो उनको क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। तो उनसे बचाने के लिए विभिन्न तरह के केमिकल को उपयोग में लेना चाहिए। वो केमिकल्स क्या करते हैं, इन कीटों को नष्ट कर देते हैं, जिससे ये जो फसलें होती हैं ना वो सुरक्षित रहती हैं। अतः जब आप इनको भंडारित करें तो उस समय भी विभिन्न तरह के कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। जब आप उनको लंबे समय तक स्टोर करके रखते हो तो उस समय भी विभिन्न उत्पादों को काम में लेकर के क्या करना चाहिए, इन फसलों को सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपकी जो फसलें होती हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। और अगर किसान इनको मार्केट के अंदर जब बेचता है तो उस समय इनको ज़्यादा हानि नहीं पहुंचती है। अतः आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, जब फसल को आप अच्छी तरह से उगानी है, आपको फसलों को तैयार करना है, तो सबसे पहले अच्छे से मिट्टी को तैयार करना चाहिए। मिट्टी तैयार करने के लिए विभिन्न तरह के जो कृषि उत्पाद, जो कृषि के जो सामान आते हैं, औजार आते हैं, उनको काम में लेकर के मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा नरम करना चाहिए। नरम करने से क्या होता है, जो फसलें होती हैं ना वो आसानी से अपनी वृद्धि कर पाती हैं। फसलों की जड़ें के अंदर जो ग्रोथ रेट होती है ना वो बढ़ जाती है और फसलें आसानी से विभिन्न उत्पादों को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे क्या होगा, फसलों की जो पैदावार होती है वो काफ़ी उच्च होती है और उनसे उत्पाद भी आपको काफ़ी उच्च क्वालिटी के मिलते हैं। फिर आती है बुआई। बुआई भी फसलों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आप बुआई को अच्छी ढंग से कर देते हो तो उससे क्या फ़ायदा होता है, फसलों की जो आपके उत्पाद मिलते हैं वो काफ़ी उच्च क्वालिटी के मिलते हैं। अगर बुआई का काम सही ढंग से न किया जाए तो फसलों की जो क्वालिटी दर होती है, उनकी जो रेट्स होती है वो धीरे धीरे गिर जाती हैं। नंबर 3 के ऊपर आपका आता है खाद एवं उर्वरक। खाद और उर्वरक भी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, परंतु एक बात याद रखना कि जो अगर आप खाद की अति कर दे तो अगर उनकी ज़्यादा मात्रा काम में लेते हो तो वो भी आपकी फसलों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं ना वो इन खाद के अंदर कई बार, अगर आप नेचुरल काम में ले रहे हो तो वो तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप इस तरह के उर्वरकों को बाजार से खरीद के ला रहे हो जिनके अंदर केमिकल मिला हुआ है, अगर आप उनका ज़्यादा उपयोग मिट्टी के अंदर करते हो तो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वो धीरे धीरे घट जाती है, जिससे क्या होता है, जो फसलें होती है वो अपने उपजाऊपन को, क्षमता को खो देती हैं और उतना ज़्यादा अच्छा पैदावार वहाँ पर हो नहीं पाता है। अतः खाद का भी एक सीमित सीमा तक उपयोग करना चाहिए ताकि वो फसलों को नुकसान न पहुँचा पाए। इनका उपयोग भी ज़रूरी है। अगर आप गोबर की खाद तैयार कर रहे हो खुद खेत के अंदर, तो वो खाद तो आपके खेत के अंदर लिए भी काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे मिट्टी की भी उर्वरक क्षमता बढ़ती है और फसलों को भी उनसे काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। तो उसका तो उपयोग भले ही कर सकते हो आप, पर बाजार से जब आप कोई रासायनिक खाद को खरीद के लाते हो तो वो फसलों के लिए हानिकारक होती है। इसके बाद में सिंचाई आती है। सिंचाई की अलग अलग विधियाँ हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। ड्रॉप विधि, फव्वारा विधि, इस तरह की जो विधियाँ होती हैं उनके बारे में अगली वीडियो में बात करूँगा, मगर मैं यहाँ पर सिंपल बता देता हूँ। जो सिंचाई होती है ना वो फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे जो फसलें होती है उनको पानी मिलता है और पानी के थ्रू ही वे अपनी जो ग्रोथ
ग्रोथ होती है ना उनको रेगुलर कर पाते हैं। फिर आता है खरपतवार। खरपतवार एक ऐसा वैज्ञानिक और यहाँ तक कि किसानों के लिए भी एक सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि ये खरपतवार क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर उपस्थित आवश्यक पदार्थों को खुद ही अवशोषित कर लेते हैं, जिससे फसलों की ग्रोथ जो होती है ना वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है। इसलिए जब भी खरपतवार उगता है उसको उखाड़ करके निकाल करके फेंक देना चाहिए, ताकि फसलों को हम सुरक्षित रख सकें। एग्जाम में खरपतवार की परिभाषा भी पूछी जाती है, तो वो भी आप याद रखना। फसलों के साथ उगने वाले अनावश्यक वादों को खरपतवार कहा जाता है। फिर आपका आता है भंडारण का। जब इन सभी क्रियाओं को अच्छे ढंग से कर लिया जाता है तो फसलों के उत्पाद उच्च क्वालिटी के बनते हैं और उनकी संख्या भी काफ़ी उच्च होती है, जिससे उन भंडारण के लिए आपको अनाज भी खूब मिलता है। और जब आप इनको एक जगह एकत्रित कर देते हो तो इनके ऊपर भी विभिन्न प्रकार की रासायनिक पदार्थों का उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सीमित सीमा में करना चाहिए, ताकि जो कीट पतंगे और जो ऐसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो फसलों को नुकसान न पहुंचा पाए। इन सभी क्रियाओं के द्वारा आप उच्च क्वालिटी के उत्पादों को, उच्च क्वालिटी की फसलों को प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, डाउट सेक्शन में जाकर के अपने सवालों को पूछ सकते हो, उनका उत्तर आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो इन जो चीज़ें मैंने एक एक करके पॉइंट बताई, आप एक बार इनको दोबारा पढ़िए। मैं एक साथ में ज़्यादा पॉइंट लेकर के नहीं आऊँगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके जो भार है ना वो भार ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप क्या करो, एक एक चीज़ों को एक एक करके पढ़िए, ताकि आपकी चीज़ें समझ में आए। एक साथ 15-20 चीज़ों को नहीं बताने वाला। तो आप इस वीडियो में मैंने जिन जिन टॉपिक को बताया, एक बार बुक्स आप अपने सामने रखिए, उसके अंदर उन चीज़ों को देखिए। कोई भी डाउट आता है तो वो आप डाउट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करो, इनको दोबारा देखो, इन पॉइंट्स को देखो, ताकि आपकी ये चीज़ें समझ में आ जाए।